सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी ग्रोफा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ऑसम यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि आखिर सीएसएस क्या होती है, कितने तरीके से हम सीएसएस को अपनी एचटीएमएल के अंदर लिंक कर सकते हैं, वो कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं जिनको एचटीएमएल से सिलेक्ट करके सीएसएस के अंदर हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद में हम आज से अपने सीएसएस की जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। और हम आज की क्लास में देखेंगे कि कैसे हम एक सीएसएस से एक सुंदर से एक नेविगेशन बार और एक हेड सेक्शन बना पाते हैं, है ना। इमेज के ऊपर कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी वैल्यूज होती है जिनका हम यूज करके हम एक अच्छा सा एक डिजाइन लेआउट बना लेते हैं। तो जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आज की क्लास में हम लोग एक पूरा का पूरा ये वाला लेआउट बनाने वाले हैं, जो कि एक इमेज के ऊपर एक नेविगेशन होगा और उसी इमेज के ऊपर हेडर के अंदर हमने एक कंटेंट भी लिखा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड में हमारी एक इमेज है, उसके ऊपर हमने एक लोगो लगाया है, फिर ये हमारे कुछ हमारे अनऑर्डर लिस्ट है जिनको हम एक नेविगेशन मेन्यू भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा एक आता है टाइटल, फिर उसके अंदर हमारा लिखा जाता है छोटा सा पैराग्राफ, देन एक बटन। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कल की क्लास में तो हमने सीएसएस का इंट्रो लिया था और आज हम डायरेक्ट एक वेबसाइट का एक पूरा लेआउट बनाने जा रहे हैं। आखिर इतना फास्ट क्यों? इसको फास्ट नहीं बोलेंगे, इसको स्मार्ट बोलेंगे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। हम आज बनाने वाले हैं ये पूरा का पूरा लेआउट। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है, इंटरनल, देन इनलाइन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं और इस नए फोल्डर को मैं बोल देता हूं आज हम एक हेड सेक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक हेड सेक्शन नाम का मैंने बनाया फोल्डर। इसके अंदर हम करते हैं एक नई फाइल बना लेते हैं index.html के नाम की, और मैं ये फालतू चीजें यहाँ से काट देता हूँ। और इसी के अंदर हम एक और फाइल बना लेते हैं, कौन सी, style.css के नाम की। कल मैंने आपको बताया था ना कल की क्लास में कि हमेशा जब भी आप एक जीरो लेवल से एक वेबसाइट को क्रिएट करते हो तो एक बना के चलो HTML की फाइल अलग और एक बना के चलो CSS की फाइल अलग, जिससे कि क्या होगा, आपकी वेबसाइट भी बड़ी लाइट वेट बनेगी और आपका कोड भी बड़ा ही सिंपलीफाई होगा, जिससे कि कोई भी दूसरा डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसको कोड समझने में बड़ी ही आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। मैं अपने आता हूँ इस HTML वाले ब्लैंक पेज पे और मैं HTML5 लिख करके सारे के सारे प्री रिक्विजिट टैग्स को करा लेता हूं इंपोर्ट। देन हम करते हैं, मैं आता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह मैं रिप्लेस करके कर देता हूं हेड सेक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं ओनली यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। इसको मैंने राइट क्लिक करके मैंने ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया है, इसलिए ये लेगा बस खाली 1 या 2 सेकंड और आपका वेबसाइट सर्वर पे ऑन हो गई है। हमें बनाना है इस तरीके का एक पूरा का पूरा लेआउट। तो इस लेआउट में अगर हमें HTML का पूरा लेआउटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है एक बैकग्राउंड इमेज। उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक नेविगेशन बार है और उसी बैकग्राउंड के ऊपर एक हेडर सेक्शन का कंटेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक बैकग्राउंड इमेज प्रिपेयर करते हैं HTML के अंदर। तो अब हम आते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक div बनाता हूं। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जो ये div नाम का टैग होता है HTML का, ये बहुत ही पावरफुल टैग होता है। और जब आप एक CSS की मदद से इस वेबसाइट को पूरा डिजाइनिंग दे रहे होते हो ना, तब ये div का रोल बहुत बड़ा निभाया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं div को एक क्लास प्रोवाइड करा देता हूं और इसको मैं एक हेड सेक्शन का नाम दे देता हूं, हेड सेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा कहलाता है हेड सेक्शन। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट है या फिर जिस भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिजाइन को बना रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपने क्लास का नाम देना है, जिससे कि क्या होगा, आपको समझने में इजी भी रहेगा और जो दूसरा डेवलपर भी आएगा तो वो भी समझ जाएगा। और जो आपका क्लाइंट अगर आपका ओपन कोड आपका देखता है तो उसको भी समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी कि हाँ, ये वाला डिजाइन लेआउट, ये वाला बॉक्स हेड सेक्शन के लिए है, ये वाला लेआउट हमारा बॉडी सेक्शन के लिए है, या फिर ये वाला लेआउट हमारा नेविगेशन बार के लिए है, फुटर के लिए है ना। तो हमेशा आपको यही याद रखना है। और उससे पहले जब भी आप डिजाइनिंग को स्टार्ट करो तो आप कमेंट का यूज करो, है ना। कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट का वो वाला कमेंट नहीं कि जो अभी आप इस वीडियो पे कमेंट डाल रहे हो, वो वाला कमेंट नहीं। आपको यूज करना है अपना कुछ
भी अब माइनस माइनस मैंने ऐसे स्लैश दिया और मैंने बोल दिया कि यहाँ से ये मेरा हेड सेक्शन हो रहा है क्या, स्टार्ट। ठीक है, ये मेरा हेड सेक्शन हो रहा है स्टार्ट। अब इसको कमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल दबा करके मैंने शिफ्ट के बगल में जो फॉरवर्ड स्लैश होता है मैंने वो दबा दिया। ये हो गया हमारा कमेंट। अब इस कमेंट से क्या होगा, और सेम टू सेम ऐसा कमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंड। अब इससे क्या होगा, अगर आपका नंबर ऑफ लाइन कोड जा रहा है 1000 से ऊपर, 2000 से ऊपर, तो और इन फ्यूचर आपको उस कोड के अंदर थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको भी अपने कोड के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा कि आपने कौन सी चीज कहां लिखी थी, किस नंबर पे लिखी थी। तो इस चीज का सोल्यूशन एक ही है, आप क्या करें, आप कमेंट का यूज करते हुए चले, चीजों को कमेंट कर करके लिख के, जिससे इजीली पता चलते रहे कि ये आपका हेड सेक्शन है, ये आपका नेविगेशन सेक्शन है, ये आपका फुटर सेक्शन है। तो इससे आपका कोड दिखने में सुंदर भी लगता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए बैकग्राउंड इमेज। ये हमारी एक बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं अपने हेड सेक्शन में एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूं। जो मैंने हेड सेक्शन के नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया IMG के नाम का। अब IMG के नाम का क्या होगा कि वेबसाइट के अंदर यूज होने वाली जितनी भी इमेजेस होंगी उन सबको मैं इस IMG नाम के फोल्डर के अंदर ही सेव करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक बार मैं ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। इसके हम पहले इमेज निकाल लेते हैं। ये रही हमारी इमेज, इसको मैंने किया डाउनलोड। इसको हम करते हैं, सबसे पहले हमारा ये है डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारा है ये यूट्यूब क्लास, और इसके अंदर हमने हेड सेक्शन के नाम का एक फोल्डर बनाया, देन IMG, और यहाँ पे मैंने एक हेडर के नाम से ये वाली फोटो को कर लिया है सेव। अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे एक CSS की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता चलने वाला है कि अगर हमें एक बॉक्स के अंदर, ये डिव क्या होता है, डिव एक बॉक्स ही तो होता है, कि अगर हमें एक बॉक्स के अंदर इमेज को डालना है वो भी CSS की मदद से, तो किस तरीके से डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेड सेक्शन पे आता हूँ। हेड सेक्शन पे आया, इसको मैंने किया कॉपी। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड कलर का, ताकि हमें चलता रहे पता कि ये आखिर ये हेड सेक्शन कितना एरिया कवर कर रहा है। और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100% और इसकी हाइट कर देता हूँ 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट क्या बोलेगा, व्यू पोर्ट हाइट का मतलब ये होता है कि जिस भी डिवाइस में आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, तो जिस सेक्शन को आपने 100 VH दी है, वो उसकी हाइट, उस बॉक्स की हाइट ऑटोमेटिक उतनी ही रहेगी जितनी आपकी डिवाइस की हाइट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 100 VH दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से हम अपने इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिंक CSS किया और मेरी स्टाइलिंग हो गई है लिंक। अब मैं आता हूँ अपने यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे एक व्हाइट रेड कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ना व्हाइट स्पेस छोड़ते हुए जा रहा है। तो इस व्हाइट स्पेस को कैसे कवर कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, अगर आप इसको करेंगे इंस्पेक्ट, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स नजर आएगा। अब ये बॉक्स क्या कहता है, जो ये आपको यहाँ पे 1503.200 199.200 जो आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है, ये आपका एक्चुअल में रेड बॉक्स है। ठीक है, फिर इसके अंदर लगी है थोड़ी सी पैडिंग, फिर इसके ऊपर है एक बॉर्डर, और उसके भी ऊपर है एक मार्जिन जो कि ये व्हाइट स्पेस कवर कर रहा है। तो इसीलिए जब भी आप एक वेबसाइट को बनाओ, तो अपने माइंड में इस चीज को डाल लो कि जब भी आप एक वेबसाइट को डिजाइन करो, तो उसके स्टाइल शीट पे आओ, उसकी CSS फाइल पे आओ, वहां पर एक लगाओ स्टार। आखिर ये स्टार क्या है, स्टार का मतलब होता है, ये होता है एक यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी कि आपकी वेबसाइट्स में से जितने भी एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा पैडिंग और एक्स्ट्रा बॉर्डर जो जाते हैं, जो फालतू का खाली स्पेस कवर करते हैं, उन सारी चीज को ये कर देगा खत्म। तो हमें क्या करना है, हमें 3 चीज खत्म करनी है। सबसे पहले तो हमें मार्जिन खत्म करना है, ठीक है, फिर उसके बाद हमें पैडिंग खत्म करना है, ठीक है, फिर उसके बाद में हमें
उस बॉक्स का साइज खत्म करना है, यानी कि जो बॉक्स के ऊपर जो बॉर्डर आ रहा है उस बॉर्डर को खत्म करना है। तो उस बॉर्डर को खत्म करने के लिए मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। अब आप देखोगे तो ये आपका व्हाइट स्पेस पूरा का पूरा कवर हो चुका है। इसका मतलब समझे, जो हमने मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया, क्योंकि क्या होता है मार्जिन क्या करेगा, ये बॉक्स के बाहर का स्पेस कवर करेगा। पैडिंग क्या करेगा, ये बॉक्स के अंदर का स्पेस कवर करेगा। और बॉर्डर क्या करेगा, ये बॉक्स के ऊपर का स्पेस कवर करेगा। तो जिस वजह से अगर देखा जाए तो जो हमारा डिफॉल्ट नॉर्मल HTML है, उस HTML के बॉक्स ने तो खामखा 3 स्पेस कवर करके रखे हैं, है ना। तो इसीलिए हम CSS के अंदर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं और उसके अंदर हम उसकी मार्जिन भी खत्म कर देते हैं, पैडिंग भी खत्म कर देते हैं और उसका बॉक्स का साइज भी खत्म कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं ये हमारा जो रेड बॉक्स है ना, ये रेड बॉक्स के अंदर एक पूरी की पूरी इमेज फिल हो जानी चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो उसका यूज करने के लिए हमें लिखना है बैकग्राउंड इमेज। जैसे आपने बैकग्राउंड कलर रेड दिया, वैसे एक होता है बैकग्राउंड इमेज। अब बात यहाँ पे ये आती है कि CSS की मदद से इमेज लाने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। हमने एक प्रॉपर्टी तो लिख दी बैकग्राउंड इमेज, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू किस तरीके से लिखी जाएगी। तो जैसे आप HTML के अंदर इमेज लाने के लिए img टैग का यूज करते हैं और उसके अंदर एक src नाम का आप एक एट्रीब्यूट की हेल्प लेते हैं और उसके अंदर अपने इमेज की लोकेशन जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। सेम इसी तरीके से CSS की मदद से अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉक्स में या फिर आपकी वेबसाइट पे इमेजेस लग सके, तो आपको यूज करना है बैकग्राउंड इमेज और उस बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपको देना है उस इमेज का URL का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा URL और मैंने डॉट लगा करके एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया। अब ये मुझको मेरा पूरा का पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर बता देगा कि आप किस फोल्डर के अंदर हो। मैंने बोला कि मेरी इमेज है img फोल्डर के अंदर, कौन सी, हेडर इमेज। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखेंगे बूम हमारी इमेज आ गई ना। लेकिन ये वाली इमेज और ये वाली इमेज में तो थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि ये वाली इमेज इस तरफ से आ रही है, ये वाली इमेज ज्यादा ही अजीब सी बड़ी सी दिखाई दे रही है ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद कुछ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया बैकग्राउंड पोजीशन, मैंने कर दी इसकी सेंटर। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन इसकी हो गई है सेंटर, इसलिए जो हमारी पूरी की पूरी इमेज थी अब वो ऑटोमेटिक चारों तरफ से हमारे इस बॉक्स के सेंटर में आ गई है। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और मैंने बैकग्राउंड रिपीट को कर दिया नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज दैट आपकी कोई एक इमेज है और आपने CSS की मदद से उस इमेज को एक बॉक्स के अंदर डाला है, अब आपका बॉक्स का साइज तो बड़ा है लेकिन अब इमेज छोटी है, तो क्या CSS क्या करता है ना, उस बॉक्स को इमेजेस से फिल करने के लिए आपकी उस इमेज को रिपीट मोड में तब तक कंटिन्यू चलाता रहेगा जब तक उस बॉक्स के अंदर, जब तक वो बॉक्स पूरा का पूरा इमेज से फिल ना हो जाए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इस चीज को खत्म करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट को आप कर दो नो रिपीट और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को मैंने कर दिया है कवर। अब आप देखेंगे हमारी इमेज पूरी परफेक्टली यहाँ पर आ गई है। लेकिन देखने वाली बात थोड़ी सी है कि इसकी इमेज थोड़ी सी जूम होकर के आई है ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड हटा देता हूँ, आ गई ना हमारी इमेज जूम होकर के, है ना। तो मैंने काम किया, मैंने इसकी बैकग्राउंड साइज को मैंने खत्म कर दिया। अब हम करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एक लोगो, फिर एक ये चाहिए हमें लिस्ट। अगर मैं इसका बैकग्राउंड को मैं टॉप दे दूं, टॉप से क्या होगा पोजीशन, हाँ अब ये बिल्कुल परफेक्ट इमेज हमारी आ गई है। ठीक है, अब आखिर क्या हुआ, बैकग्राउंड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आते हैं कुछ तरीके के। बैकग्राउंड पोजीशन में आप उसको टॉप दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, है ना, लेफ्ट राइट टॉप इनहेरिट इनिशियल सेंटर, या फिर कुछ खुद का कैलकुलेशन लगा सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड पोजीशन, इसको मैंने दे दी टॉप। अब हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ऊपर से भी हमें एक ब्लैक स्पेस दिखाई दे रहा है। अब बारी आती है इस इमेज के ऊपर कंटेंट लिखने की, इस इमेज के ऊपर नेविगेशन बार बनाने की। तो उस चीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से हम अपने इस कोड पे आते हैं और मैं यहाँ पर आकर के मैंने एक बॉक्स बनाया। हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें बनाना है एक नेविगेशन, है ना। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया को बोलते हैं नेविगेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स को नाम दिया नेविगेशन। नेविगेशन के नाम का मैंने इसको एक नाम क्लास दे दिया और मैंने इसको बोल दिया क्या है, नेविगेशन के अंदर दो चीज है,
पहली चीज़ है लोगो, दूसरी चीज़ है लिस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और बॉक्स बनाया और इसको नाम दिया मैंने लोगो के नाम से, और मैं इसके बाहर आया, मैंने एक और बॉक्स बनाया और इसको मैंने नाम दिया नेविगेशन लिस्ट के नाम से, नेविगेशन लिस्ट के नाम से। अब हम क्या करते हैं, इसके लोगो को यहाँ से राइट क्लिक करके कर लेते हैं इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए मैं उसी में गया, ये रहा मेरा हेड सेक्शन IMG के अंदर मेरा लोगो PNG के नाम से सेव हो गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे इमेज के नाम पे यहाँ पे ये लोगो आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लोगो के अंदर IMG टैग लगा करके मैं सोर्स के अंदर इस लोगो की लोकेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो मैंने बोला ./IMG के अंदर है हमारी लोगो। अब अपनी वेबसाइट में देखेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ से लोगो आ गया है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा लोगो बिल्कुल ही टॉप लेफ्ट से बिल्कुल ही चिपक करके आ रहा है। तो इसको अभी ठीक करने के लिए उससे पहले हम क्या करते हैं, HTML का पूरा हम एक लेआउटिंग कर लेते हैं कि हमें आखिर चाहिए क्या क्या। हमें दो चीज चाहिए थी, हमें एक चाहिए था लोगो, एक चीज चाहिए थी ये पूरी की पूरी लिस्ट। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने लोगो ले लिया, अब ये लिस्ट मांग लेते हैं। लिस्ट के लिए मैंने क्या किया, एक मैंने UL लिया। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जब भी इस तरीके की लिस्ट की बात होती है तो मोस्टली आपको अनऑर्डर लिस्ट का यूज करना है। तो मैंने UL के अंदर एक लिस्ट आइटम लिया। मेरा पहला क्या है, पहला है मेरा होम, ठीक है। अब उस होम को ऐसे ना लिख करके मैं काम करूंगा, LI के अंदर मैं एक एंकर टैग लगाऊंगा। एंकर टैग क्यों, क्योंकि जब भी आप एक नेविगेशन बना रहे हो और नेविगेशन के अंदर आप यहाँ पे ऐसे होम है, अबाउट का पेज है, सर्विस का पेज है, वर्क का पेज है, ब्लॉग का पेज है, फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज है, तो एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के लिए मैंने आपको बताया था एक एंकर टैग, जिसके अंदर जो एक एट्रीब्यूट होता है HREF नाम का, आप वहां पे जिस भी पेज पे आप जंप कराना चाहते हो उस पेज की लोकेशन प्रोवाइड कर दोगे। तो अभी हमें किसी भी लोकेशन पर नहीं जाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी लोकेशन को रख देते हैं ब्लैंक। मैंने एक और LI बनाया, LI के अंदर एक एंकर टैग लगाया, HRF में मैंने कर दिया ब्लैंक। दूसरे नंबर पे आता है हमारा अबाउट सेक्शन। फिर मैंने एक और LI बनाया, उसके अंदर मैंने एक सेक्शन और बनाया। मैंने बोल दिया कि अब मेरे को चाहिए ये आ जाए मेरी यहाँ पे सर्विसेज। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने एक और LI बनाया, एंकर टैग लगाया और मैंने बोल दिया एक सेकेंड, ये सर्विसेज मैंने गलत जगह लिख दिया, इसको कट करके इसके बाहर लिखना है ना। यहाँ पर हम हैशटैग लगा देते हैं। जब आपको अभी चाहते हो कि आपके एंकर टैग में कोई भी लोकेशन नहीं है तो वहाँ पे आप हैशटैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा वर्क। वर्क के अंदर मैंने वर्क लिख दिया। फिर एक और LI बनाया, एक और एंकर टैग लगाया, ब्लैंक है तो इसलिए हैशटैग यूज किया। फिर आ गया हमारा ब्लॉग। फिर LI एक और लगाया हमने, यहाँ पे एक और एंकर टैग, हैशटैग का यूज किया और यहाँ पर हमने कर दिया कॉन्टैक्ट। अब अपनी वेबसाइट में हम आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना हार्ड HTML दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बस खाली एक इमेज है। इमेज के ऊपर हमने एक लोगो लगा दिया और कुछ हमने लिस्ट आइटम लगा दिए। अब हमें इस कोड को, सिर्फ इस बुरे से दिखने वाले कोड को हमें इतना सुंदर बनाना है, तो ये पावर होती है CSS की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हमें लोगों को और इस लिस्ट को एक दूसरे के आमने सामने लेके आना है, जो कि अभी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे अपने नेविगेशन को। मैं स्टाइल शीट पे आऊंगा और मैंने बोल दिया ये जो मेरा नेविगेशन है, नेविगेशन के लिए मैंने कर दिया एक सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें चले पता कि आखिर हमारा नेविगेशन कितना एरिया कवर कर रहा है। मैंने बैकग्राउंड कलर किया, ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने इसको एक दे दी हाइट। हाइट मैंने बोल दिया 80 पिक्सल की, 80 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी। अब मैं चाहता हूँ जो ये मेरा ब्लू बॉक्स है, इसी ब्लू बॉक्स के अंदर ही मेरा पूरा का पूरा नेविगेशन आए। तो मैंने क्या किया, आमने सामने लाने के लिए मैंने एक डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया। अब हम देखेंगे कंटेंट हमारा आमने सामने आ गया है ना, ये रहा लोगो, ये रही लिस्ट। अब हमें क्या चाहिए, लोगो इधर होना चाहिए और कंटेंट लिस्ट हमारी इधर होनी चाहिए और बीच में स्पेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया। अब आप देखेंगे ये कंटेंट हमारा यहाँ चला गया और लोगो हमारा यहाँ चला गया। अब इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने कर दिया, मैंने अलाइन आइटम कर दिया सेंटर।
अब हमारा ये लोगो सेंटर में आ गया इस ब्लू वाले बॉक्स के, और ये कंटेंट भी हमारे सेंटर में है। ब्लू बॉक्स ना देख करके हम इसका थोड़ा सा कर देते हैं कलर चेंज, और मैं येलो कलर इसको दे देता हूँ, है ना। देखेंगे अभी हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जो ये हमारा ये नेविगेशन लिस्ट है, नेविगेशन लिस्ट को मैंने बोला कि आप एक काम करो, नेविगेशन लिस्ट के अंदर क्या है हमारा, नेविगेशन लिस्ट के अंदर है हमारा यूएल। मैंने आपको लास्ट क्लास में सीएसएस की मदद से 3 तरीके के सिलेक्टर बताए थे जो आप एचटीएमएल से सिलेक्ट कर सकते हो स्टाइलिंग करने के लिए। पहला होता है आईडी, दूसरा होता है क्लास, और थर्ड होता है बाय टैग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बाय क्लास डॉट लगा करके मैंने सिलेक्ट कर लिया है एक बॉक्स को, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि जो ये हमारा बॉक्स है ना, ये बॉक्स हमारा पेरेंट बॉक्स कहलाएगा, और जो उसके अंदर ये मेरा यूएल है ये मेरा चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। तो यूएल का पेरेंट कौन है, यूएल का पेरेंट है हमारा नेविगेशन लिस्ट, और लिस्ट नेविगेशन लिस्ट का चाइल्ड कौन है, उसका चाइल्ड है यूएल। तो मैंने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पेरेंट का जो ये यूएल नाम का चाइल्ड है, मैंने बोल दिया इस पर्टिकुलर पेरेंट का जो ये यूएल नाम का चाइल्ड है, यूएल नाम का चाइल्ड है, उसका ये डिस्प्ले कर दे फ्लैक्स, ताकि ये हमारा कंटेंट आमने सामने आ सके। कंटेंट हमारा आमने सामने आ गया है ना। अब फिर हम क्या करेंगे, अब इस चीज को करने के लिए हमने बोल दिया कि इसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप कर दी नन। अब लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करता है, ये इसके जो ब्लैक ब्लैक डॉट आ रहे थे ना, इसने उस डॉट को कर दिया है खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बोला कि इस li का पेरेंट कौन है, इस li का पेरेंट है यूएल, और यूएल का पेरेंट कौन है, यूएल का पेरेंट है नेविगेशन लिस्ट। तो मैंने बोला कि जो मेरा नेविगेशन लिस्ट के अंदर है यूएल और यूएल के अंदर है li, उसका मैंने फॉन्ट साइज कर दिया कितना, 16 पिक्सल का। अब आप देखेंगे 16 कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने कर दिया ये हो जाए 20 पिक्सल का, है ना। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ गया है। अब हमें चाहिए इसके बीच में से स्पेस, तो मैंने बोला कि ये मार्जिन लेफ्ट हो जाए कितना, 30 पिक्सल का। मार्जिन लेफ्ट दिया मैं 30 पिक्सल का, ये बीच में इनके गैप आ गया ना, चलिए मैं 40 पिक्सल का दे देता हूँ। अब ये इतना गैप हमारे लिए इनफ है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये जो पीला वाला बॉक्स था ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, li के अंदर a भी तो है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा नेविगेशन लिस्ट है उसके अंदर है यूएल, उसके अंदर है li और उसके अंदर है a, है ना। उसका हमने बोल दिया कलर हो जाना चाहिए वाइट। अब हम यहाँ पर आएंगे, उसका कलर हो गया है वाइट। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो बिल्कुल ही सारे के सारे अपर केस में फॉन्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपर केस। अब आप यहाँ पे देखेंगे सारा का सारा अपर केस में आ गया है, लेकिन इसके नीचे ना ये ऑटोमेटिक अंडरलाइन आ रही है। इस अंडरलाइन को खत्म करने के लिए ये अंडरलाइन आ रही है जो आपने एंकर टैग का यूज किया है ना, उसकी वजह से। तो उस चीज को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब कि जितनी भी बाय डिफॉल्ट जो वो टेक्स्ट डेकोरेट होकर के आया है उसके अंदर अंडरलाइन लगी हुई है, ये उसे कर देगा खत्म, है ना। ये हो गया है खत्म। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट अच्छा कर लेते हैं। तो जो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है ना, इसके अंदर हमने क्या किया, एक फॉन्ट फैमिली नाम की हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया, और हमारे जैसे हम फॉन्ट फैमिली लिखेंगे तो जैसे कि मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर ना काफी सारे फॉन्ट्स आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्ट्स ले लिए, जिसको मैंने एक अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं, या मैंने ले लिया सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ में देखेंगे अब ये हमारा कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो फॉन्ट साइज कम करने के लिए हम इसको कर देते हैं 18 पिक्सल, ठीक है। अब ये हमारा फॉन्ट साइज हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा ये आ रहा है ना, बिल्कुल ये राइट और लेफ्ट से बिल्कुल ही जो ये चिपक करके आ रहा है, इसको सेंटर में लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से मैं इस वाले नेविगेशन को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। अब आप देखें बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया है। मैंने इसको बोला कि भैया जो आपकी विड्थ है, आपकी विड्थ होनी चाहिए कितनी,
1300 पिक्सल की। 1300 पिक्सल की मैंने विड्थ दी, उसकी 1300 पिक्सल विड्थ हो गई है, लेकिन अभी भी ये सेंटर में नहीं है, ये एक तरफ से चिपक करके आ रहा है। तो सेंटर में लाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन के नाम की, यहाँ पे मैंने दिया मार्जिन। अब मार्जिन के अंदर टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम से मैंने कर दिया 0, जो पहला लिखा गया है वो है टॉप और बॉटम को डोनेट करता है, और लेफ्ट और राइट से मैंने इसको कर दिया ऑटो। अब हम इसको सेव करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो रेड कलर का बॉक्स है बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने रेड कलर को बैकग्राउंड कर देते हैं रिमूव, यहाँ से इसको मैंने कोड को कर दिया डिलीट, और यहाँ पे देखेंगे हमारा एक सुंदर सा नेविगेशन बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन गया है। सो आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आकर आ रही होंगी कि किस तरीके से हमने इन सारी चीजों को बनाया है ना, क्या क्या चीजें हमने यूज करी हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो जितनी भी आपको असाइनमेंट या फिर जितनी भी ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स इस क्लास के अंदर बताए जा रहे हैं, आप बस खाली उसको फॉलो करो तो बिलीव मी गाइस आप बहुत जल्दी एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन जाओगे, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप किसी भी वेबसाइट को बनाने का कॉन्फिडेंस रखते हो। आप चौड़े होकर बोल सकते हो कि भाई मुझको दुनिया की कैसे भी वेबसाइट दिखा दे, मैं बड़ी ही इजीली उसको बना दूंगा। तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं क्लास को। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इस लोगो के बाद और नेविगेशन के बाद में यहाँ पर एक हेड सेक्शन में एक कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है। तो इस कंटेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आता हूं इस नेविगेशन से बाहर, और नेविगेशन के बाहर से आकर के मैंने यहाँ पर एक बनाया डिव, और इसको मैंने क्लास दे दिया हेडर कंटेंट के नाम का। मैं एक बार फिर से आपसे वही वाली बात बोलूंगा कि हमेशा जो भी आप क्लास का नाम दोगे तो आप उसी से मिलता जुलता नाम देना जो कि आप डिजाइनिंग बना रहे हो या फिर जो भी आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने किया कॉपी, और एक मैंने यहाँ पे एक H1 टैग लगाया और उसके अंदर मैंने ये कर दिया पेस्ट, फिर मैंने एक P टैग लगाया, ये कंटेंट किया मैंने कॉपी और ये मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, और एक उसके नीचे एक छोटा सा बटन भी है तो उस बटन को बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे रीड मोर। अब हम अपनी वेबसाइट पे देखेंगे तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे गया है। बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट कलर ब्लैक होता है और हमारी थीम भी ब्लैक है, तो इसीलिए अभी आपको स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, सर कलर चेंज कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरा हेडर कंटेंट है, हेडर कंटेंट के अंदर मैंने बोला कि हेडर कंटेंट के अंदर जो मेरा H1 है उसका कलर हो जाए क्या, वाइट हो गया। फिर मैंने बोला कि जो हेडर कंटेंट के अंदर हमारा P है उसका भी हमने बोल दिया कलर हो जाए क्या, वाइट। अब हमारे पास में ये हमारा हेडर का पूरा कंटेंट आ गया है। ठीक है, अब हमारा क्या टास्क है, हमारा को ये करना है कि ये जो हेडर कंटेंट है इसको हमें सेंटर में लेकर के आना है। तो सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाँ ये हमारा हेडर कंटेंट कितना एरिया कवर कर रहा है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। अब जो हमारा हेडर कलर है ये ऑटोमेटिक पूरी विड्थ कवर करके चल रहा है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से ऑटोमेटिक हमारा सारा का सारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको इसके मिडल में लेकर के आना है। तो मैंने बोल दिया कि ये आप एक काम करो, मार्जिन टॉप से हमें चाहिए कितना, 15 REM। एक REM के अंदर 16 पिक्सल होती है, इसको मैं 15 REM दे रहा हूँ, तो आप हिसाब लगा लेना कि कितना REM बैठा है। तो ये देखेंगे कि आप ये मार्जिन टॉप से कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉन्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। तो जो ये मेरा H1 है, H1 का मैंने फॉन्ट साइज दे दिया है, इसको मैं दे देता हूँ 60 पिक्सल का। 60 पिक्सल का देखेंगे तो ये अच्छा खासा बड़ा नाम दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हमारा ये P टैग है, P टैग को भी मैं अपना एक फॉन्ट साइज दे देता हूँ 20 पिक्सल का, है ना। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल का। ये हमारा P टैग भी आ गया है। P टैग के अंदर एक सेकंड को 24 पिक्सल कर देते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। लेटर स्पेसिंग हमने इसको दे दी 10 पिक्सल की, है ना। अभी अच्छे से आ गया है ना। अब बच गया ये हमारा बटन। अब बटन के लिए हम क्या करते हैं, बटन के लिए मैंने बोला कि जो ये हमारा हेडर कंटेंट है, हेडर कंटेंट के अंदर है हमारा बटन। तो मैंने हेडर कंटेंट को मैंने किया कॉपी और मैंने बोला हेडर कंटेंट के अंदर जो ये हमारा बटन है उसको मैंने बोला कि आइए आपकी पैडिंग हम कर देते हैं कितनी, टॉप और बॉटम से हमने कर दी 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से हमने कर दी 35 पिक्सल।
अब आप देखेंगे तो ये हमारा बटन आ रहा है, तो हमारा बटन यहाँ पे इस ऑरेंज कलर में है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके इसका कलर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर कोड निकाल लिया है और इसका ये रेड कलर हम हटा देते हैं। अब बटन में आया, यहाँ पे मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दिया और बैकग्राउंड कलर में मैंने ये वाला कोड कर दिया है पेस्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे बटन आ रहा है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये H1 और P के बीच में थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं। तो ये मैंने जो ये हमारा P टैग है, इसको मैंने एक मार्जिन टॉप दिया, कितना, 1 REM का। 1 REM में होते हैं 16 पिक्सल। ठीक है, ये अब हो गया। अब सेम ऐसे हम क्या करते हैं, बटन को भी मार्जिन टॉप दे देते हैं 1.5 REM का। ये भी टॉप से थोड़ा सा स्पेस आ गया है। अब हम करते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर मैंने कर दिया इसका वाइट। ठीक है, फॉन्ट साइज हमने इसका कर दिया कितना, 18 पिक्सल। और इसका फॉन्ट वेट हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट कर दिया हमने इसका 600 का। अब आप देखेंगे ये हमारा कुछ बटन दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसका बॉर्डर भी कर्व में जा रहा है। तो बॉर्डर कर्व में करने के लिए हमने इसका कर दिया बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। 50 पिक्सल करेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल में हो गया। लेकिन अभी भी जो हमारा बटन है ना, वो ऊपर से थोड़ा सा पतला लग रहा है। जो यहाँ पे मैंने ये 10 पिक्सल का टॉप और बॉटम से मैंने इस पैडिंग दिया था, इसको मैं 15 पिक्सल का कर देता हूँ और ये हमारा बटन अब बिल्कुल ही परफेक्ट बन गया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, और आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से कौन कौन से टैग्स और एलिमेंट्स का यूज करके हमने ये पूरा डिजाइन बनाया है। CSS की आपको प्रॉपर्टीज और वैल्यूज समझ में आई होंगी जो भी हमने इसके अंदर यूज करी है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आप हमारे YouTube चैनल को, और इस वेबसाइट डेवलपमेंट की कोर्स की जर्नी को और अच्छा बनाने के लिए आप कमेंट करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली है, और साथ ही साथ अपनी लोकेशन भी बताएं जिससे हमें ये पता चलता रहे कि कहां कहां से लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।